नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शुरू डीके में। आज हम देखेंगे आने वाली आपके सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट आपके आने वाली आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सीडी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला प्रश्न आता है यहाँ पर, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर विकल्प, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। थर्ड है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। फोर्थ कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो अध्यापकों के द्वारा जो विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है, इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है कि शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, यानी कि आकलन का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। देखिए यहाँ पर जो सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, उस विकल्प का हमें यहाँ पर चयन करना है, और वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से हमें चयन करना है। तो यहाँ पर है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, और फोर्थ आता है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, ये यहाँ पर अधिगम सार्थक अधिगम नहीं बनाएगा और उसे सुगम नहीं बनाएगा। तो पहला ही विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए, ये हमारा इसमें उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होगा? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो देखिए बच्चों को हम शाब्दिक या गैर शाब्दिक रूप से दंड दें तो उसका परिणाम जो होगा वो उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है उसका परिणाम। और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में सही जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य हैं। तो देखिए यहाँ पर बात प्रारंभिक बाल्यावस्था की जा रही है, और उस अवधि के दौरान जो भी भूमिकाएं बच्चे के लिए होती है, व्यवहार होते हैं और उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो वो समूह कौन सा है? उस समूह को हम यहाँ पर स्वीकार कर सकते हैं भाई बहन एवं अध्यापक के रूप में, या फिर अध्यापक एवं साथी के रूप में, साथी एवं माता पिता, या फिर है माता पिता एवं भाई बहन। तो देखिए बच्चे की अवधि यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे का समाजीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो होता है माता पिता भाई बहन का, यानी कि परिवार का। और यही परिवार का जो समूह होगा ये बच्चों की भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में उनको जानकारी प्रदान करेंगे, और ये समूह यहाँ पर स्वीकार्य भी रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें हम यदि स्वच्छता समिति का सदस्य बनाते हैं तो ये क्या प्रतिबिंबित करेगा? तो ये करेगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, या फिर अध्यापकों
की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश या फिर कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो देखिए यहाँ पर हम बच्चों के संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, और संवेगात्मक विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होगा वो इन विकल्पों में से होगा कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्योंकि ऐसे ही परिवेश में बच्चे का संवेगात्मक विकास बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर नियंत्रित परिवेश या अधिकारवादी परिवेश जो होगा वो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो देखिए जो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है वो हमें चयन करना है खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थी का योग्यता का क्रम निर्धारित करना। तो जो चौथा विकल्प है जिसमें विद्यार्थी की योग्यता का क्रम निर्धारित करना बताया जा रहा है, ये यहाँ पर उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होगा। बाकी खुले अंत वाले प्रश्न हैं, परियोजना है, अवलोकन है, ये सभी रचनात्मक आकलन के कार्य में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। अब एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, या फिर समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर बल देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, और फोर्थ है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में यहाँ पर रहना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम दूसरे विकल्प को यानी कि उत्तर लिखाने पर बल देना, ये तो सीधा सीधा यहाँ पर सही नहीं है, और प्रश्न पूछने के व्यवधान को अनदेखी करना ये भी सरासर गलत है। अब यहाँ पर दो विकल्प हमारे सामने दूसरा और चौथा बचते हैं, तो यानी कि दो तो कट गए। अब दूसरे और चौथे में देखें तो देखिए समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। तो कक्षा के अंदर कुछ गतिविधियां या कुछ अधिगम ऐसा होता है जो कि समूह गतिविधि में ही करवाया जाना जरूरी होता है ना। तो यहाँ पर समूह गतिविधि जो होगी वो निश्चित रूप से जरूरी होगी, यानी कि हम हर समय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान दें ऐसे जरूरी नहीं, सामूहिक गतिविधि भी जरूरी होती है। तो यहाँ पर तीसरा जो है वो हमारा जो है वो ठीक है, मतलब इसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। अब चौथा देखिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो हम जब प्रभावशाली अध्यापक हैं तो उस स्थिति में हमारा दायित्व भी होगा कि हम हर बच्चे के संपर्क में रहें और हर बच्चे पर ध्यान भी हमारा पूर्ण रूप से रहे। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें सही उत्तर होगा, है ना। यानी कि हम सामूहिक गतिविधि के बजाय तो सामूहिक गतिविधि को हम अवॉइड नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसलिए ये थोड़ा हमारा ठीक नहीं होगा, है ना। फोर्थ विकल्प होगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यानी कि हमें व्यक्तिगत ध्यान देना है हर बच्चे पर सामूहिक गतिविधि भी जरूरी है। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसका हमें इसमें चयन करना है। देखिए बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, तो बिल्कुल अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चे के प्रयास को स्वीकृति मिलनी चाहिए। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, या अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है कि सिर्फ अध्यापक के अनुसार कार्य करना, है ना। तो यहाँ पर हम परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, और इस अधिगम से परिवेश का सृजन करने के लिए हम देखें तो अध्यापक के अनुसार कार्य करना ये इसमें सही नहीं होगा, यानी कि बच्चों को कुछ कार्य जो है वो स्वतंत्र रूप से करने भी देने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प होगा हमारा इसमें उत्तर। आगे देखते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर पर रहकर घर का कार्यों में सहायता करनी चाहिए, या फिर थर्ड है सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, और फोर्थ है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है ये जेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें लड़कों लड़की में समानता को ध्यान में रखते हुए कार्यों को देखना है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि लड़के जो हैं वो निश्चित रूप से घर के बाहर के कार्यों में सहायता करते हैं, पर लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ज़्यादातर आमतौर पर हम देखते हैं लड़कियां ही घर के कार्यों में सहायता करती हैं, तो इस प्रकार से लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए।
और दूसरा ही विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर हमें आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी का देखना है। तो यहाँ पर 11 से 18 वर्ष, 18 से 24, या जन्म से 6 वर्ष, या फिर 6 से 11 वर्ष। तो परवर्ती बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 11 वर्ष की होगी, क्योंकि इसके बाद बच्चों की किशोर अवस्थाएं आ जाती है, यानी कि जो बाल्यावस्था अंतिम बाल्यावस्था होती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 से 11 वर्ष। आगे देखिए, आर्जव तर्क देता है भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय से है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता और अस्थिरता पर बहस, सतत और असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर आर्जव ने तर्क दिया कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली क्या महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये यहाँ पर प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद का की यहाँ पर चर्चा के बीच में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा ने अपने आप किसी समस्या के समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक ऐसे वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे। पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे सहारा देना। वो खुद नहीं कर सकती हैं, परंतु किसी योग्य साथी या वयस्क की उपस्थिति, उसके मार्गदर्शन में वो इस कार्य को कर सकती है। तो यहाँ पर इसे हम सहारा देना कहेंगे। आगे देखिए, अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है और वह लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग यहाँ पर कर रही है ना। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, या शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, जल्दी में की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है आवश्यक होता है ये समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा उत्तर बनेगा। आगे देखिए, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि जैसी गलतियां मिलती हैं। तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा किस प्रकार का लक्षण इसमें प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा, अधिगम में आसक्तता, अधिगम में कठिनाई, या फिर अधिगम में समस्या का। बच्चा यहाँ पर अधिगम में आसक्तता कब लक्षण प्रदर्शित कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2 होगा उत्तर। आगे देखिए, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक या ग्रेड पर, या शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता को प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। तो देखिए, हम अध्यापक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रतिभाशालीता जो होती है वो किसका संयोजन होती है। प्रतिभाशाली जो होते हैं उनमें योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। तो बिल्कुल पहला ही विकल्प जो होगा वो हमारे लिए उत्तर होगा प्रतिभाशालीता के लिए। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों तक पहुंचने में सहायता करती है।
फोर्थ, ये कक्षा में बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो बिल्कुल गलतियां जो होती हैं, त्रुटियां, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराएंगी और समाधानों तक पहुंचने में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहां पर हमारा उत्तर। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारित चिंतन या अभिसारित चिंतन? तो ये जो चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन होगा, ये यहां पर संबंधित होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपसारी चिंतन हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं और ये सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए, भिन्न है तो इसी से पता चलता है कि ये विभिन्नता वाला सिद्धांत है, जिसे हम व्यक्तित्व विभिन्नता या व्यक्तित्व भिन्नता के नाम से भी जानते हैं। और पहला ही विकल्प हो जाएगा इसमें यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? तो हमें वंचित समूह के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो इसको हम कहेंगे, इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा, यानी कि सभी बच्चों की साथ साथ शिक्षा, समावेशी शिक्षा। आगे देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है और यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास। तो ये संबंधित होगा संवेगात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आता है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो यहाँ पर जब विकृत लिखावट की बात आती है तो ये एक लेखन संबंधित दोष की बात इसमें की जा रही है। और लेखन संबंधी दोष कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया? तो फर्स्ट विकल्प जो होगा डिस्ग्राफिया, ये एक लेखन संबंधित दोष होता है और इसी में बच्चे में विकृत लिखावट उत्पन्न होती है। चलिए, तो फर्स्ट विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या फिर है क्रियाकलाप? तो जो सामाजिक अनुभव होते हैं ये व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ में अनुकूलन? तो यहां पर हम कह सकते हैं केवल अपने विषय के व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे आता है अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4 या फिर स्तर 1 या फिर स्तर 2? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि स्तर 1 जो होता है ये लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। फर्स्ट थर्ड विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, और फोर्थ है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चे विद्यालय में बताई गई सभी बातों को स्वीकार करते हैं चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये प्रगतिशील शिक्षा के मॉडल के संदर्भ में सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे देखिए, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अधिगम में आकलन जो होता है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने
को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम समायोजन, साम्य धारणा, आत्मसातकरण या फिर है संगठन। तो इसे हम आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो 30 प्रश्न थे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।